हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं टाइम्स ऑफ स्टॉक मार्केट में। दोस्तों, आज के दिन हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स की जिनका अभी रिजल्ट आया है और हम उन पर फोकस करेंगे कि वो हमारी इन्वेस्टमेंट्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कंपनीज क्या क्या करती हैं। एंजल वन, तो एंजल वन का जैसे कि आप देख सकते हैं कि कल मार्केट क्लोज होने के बाद एंजल वन का रिजल्ट आया शाम को। तो इसके रिजल्ट में इसकी क्वार्टरली देखते हैं, इसका क्वार्टर टू का रिजल्ट है, तो देखते हैं इसके रिजल्ट में क्या है। दोस्तों, इसके रिजल्ट में इसकी सेल्स जो है वो काफी अच्छी जंप करी है। 808 करोड़ से इसकी सेल्स जो बढ़ी गई है वो 1048 करोड़ की सेल्स हो गई है। और पिछले सितंबर की अगर देखें तो 745 इसकी सेल्स थी। धीरे धीरे सेल्स इंक्रीजमेंट होती दिख रही है और इसका सेल्स का जो रेवेन्यू है वो 41% बढ़ा है। इबिटा मार्जिन भी इसका 40% है और नेट प्रॉफिट 43% है। ईपीएस भी इसका अच्छा खासा बढ़ा है, 10 रुपए कम से कम ईपीएस में से बूस्ट आया है। इसको चलते हैं डिटेल में समझते हैं। तो ये आ गया हम एंजल वन पे। एंजल वन पे आए, यहां पे देखो कंपनी का जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो मैक्सिमम जो कंपनी का सोर्स है वो कहां से आता है, वो आता है इसका एफएनओ से। 82% का इसका जो रेवेन्यू है वो एफएनओ से आता है और 13% कैश से आता है और कमोडिटीज से 4%, करेंसी से 1%, लगभग ना के बराबरी। तो मेन सोर्स देखो उसका कहां से है, मेन सोर्स इसका एफएनओ से है। और अभी जो मार्केट में जो लोग आ रहे हैं, जो भी ट्रेडर इन्वेस्टर जो भी आ रहे हैं, वो अब एफएनओ की चकाचौंध को देखते हुए आ रहे हैं। तो जितने भी अभी के टाइम पे आ रहे हैं, जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी प्लेयर्स आ रहे हैं इसके अंदर, सारे के सारे एफएनओ की तरफ आकर्षित होकर आ रहे हैं। तो इससे आप सोच सकते हो कि इसकी सेल्स आने वाले टाइम में कितनी बढ़ सकती है, इसका रेवेन्यू कितना बढ़ सकता है और क्या है क्वार्टरली। तो ये आ गया इसकी सेल्स पे आए। सेल्स देखो भाई, सेल्स देख के दोस्तों उसकी आपके ना होश उड़ जाएंगे। सितंबर 2020 310, दिसंबर में घटी, ठीक है। मार्च 2021 409। अब कंटिन्यूसली यहां से देखो सेल्स देखो, और इसके ये सब छोड़ो, आप देखो इसके सितंबर क्वार्टर की सेल्स। ये डीमेट अकाउंट में टॉप थर्ड कंपनी है एंजल वन। फर्स्ट नंबर पे अभी कौन सी आ गई है, फर्स्ट नंबर पे आ गई है ग्रो। उसने जरोधा को पीछे कर दिया है। मैं इसके नेक्स्ट वीडियो आपको उसमें पूरी डिटेल में समझा दूंगा। तो ये थर्ड नंबर की कंपनी है। तो चलते हैं इसकी एक बारी एफआईज या इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं। तो आगे हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या देखने को मिलता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये देखने को मिलता है कि जो अभी इसकी जो न्यूज जो हुई थी इसके अंदर पब्लिश, उसी के अंदर से कुछ एफआईज ने अपना माल उठाया है, वहां से पब्लिक से छीन के एफआईज ने अपना माल भर लिया है। अब यहाँ कंटिन्यू देखो, प्रमोटर की आपको यहाँ डिक्रीजिंग वे चल रही होगी। तो ये कोई ऐसी कोई खराब बात नहीं है कि प्रमोटर घटा रहा है तो कंपनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। ये देखो प्रमोटर से घट के ये देखो पोजीशंस आ किस पे रही हैं, सारी की सारी कंटिन्यूअसली एफआईज की पोजीशन यहां से बढ़ती जा रही है। 5 से 8, 8 से 10, 11 से 17, 17 से 16, फिर 17। और डीआईस की देखो 8 से 9, 9 से 10, अब 10 हो गई है। और यहाँ कंटिन्यूस अच्छी बात यह है कि यहाँ से पब्लिक से माल छीना जा रहा है। यहाँ 42% था, 42% से अब कितने पे आके रुका है, टोटल 42% है, अब आके 34% सिर्फ पब्लिक के पास है। और आने वाले टाइम में ये भी पब्लिक से माल छीन लिया जाएगा, क्योंकि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो पब्लिक को पैसा नहीं बना, रिटेलर्स को पैसा नहीं बनाने देना चाहते। तो इसीलिए तो मार्केट में अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो अब लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग एजुकेट हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ये चीज लोगों के समझ में आ रही है। दोस्तों, बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की कि आज का हमारा दूसरा स्टॉक कौन सा है, इसी के रिलेटेड है, इसी का भाई बंधु है। तो देखते हैं इसका दूसरा स्टॉक हमारा आज का है। दोस्तों, आज का हमारा दूसरा स्टॉक है आनंद राठी वेल्थ। तो आनंद राठी की सभी जानते हैं कि आनंद राठी क्या काम करता है, और इसकी सेल्स देखो 33% का बूस्ट है इसकी सेल्स रेवेन्यू में, और ईबिटा इसका 27% बढ़ा है और नेट प्रॉफिट 33%, ईपीएस 30%। इसका ईपीएस भी कंटिन्यूसली सही अच्छा ग्रो होता जा रहा है। और सेल्स देखो, इसकी सेल्स 132 करोड़ से 168 करोड़, 175 करोड़ कंटिन्यूसली देख बढ़ता जा रहा है। अब चलते हैं इसका काम देखते हैं, इसका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन से, जो म्यूचुअल फंड का जो काम करता है उससे इसका 37% की इनकम होती है। और ये जो स्टॉक्स जो बाय पेड अपनी जो सर्विसेज देता है उससे 62% तक इसका रेवेन्यू आता है। और आईटी एनेबल सर्विसेज से 1%, लगभग ना के बराबर ही मानो। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जो इसकी इनकम है, वो जो पेड सर्विसेज देता है इसकी इनकम ये है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि अभी मार्केट में, अभी स्टॉक मार्केट के अंदर अभी और भी लोग आने वाले हैं। तो जो कि जॉब करते हैं, किसी ना किसी सेक्टर में जॉब करते हैं, कोई ना कोई काम धंधा करते हैं, तो उनको एक ऐसी गाइडेंस वाली चीजें चाहिए होती हैं कि कोई उनका डीमेट अकाउंट हैंडल कर सके या फिर उनको कोई कॉल टिप्स दे सके। तो मैक्सिमम लोग, कुछ लोग देखो, कुछ लोग तो जॉब करते हैं, चलो उनकी मजबूरी है। कुछ लोग ऐसे हैं मार्केट में जो कि मेहनत नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि मेरा बस पैसा ग्रो हो, कोई मेरे को पेड सर्विसेज दे, कॉल दे, टिप्स दे और मेरा अकाउंट हैंडलिंग का काम चालू कर दे। उनके लिए आनंद राठी अच्छा है। तो आनंद राठी का मेन जिसका सोर्स ऑफ इनकम वो 62% उसी चीज से आता है। अब चलते हैं इसके एफआईडीएस का डेटा चेक करते हैं और कंपनी की सेल्स देखते हैं, कंपनी की सेल्स कैसी थी।
तो ये आगे इसके क्वार्टरली सेल्स पे। सो दोस्तों क्वार्टरली सेल्स देखो, इसकी क्वार्टरली सेल्स लगभग धीरे धीरे करके इंक्रीजमेंट होती जा रही है। क्वार्टरली सेल्स इसकी 65, 67, 94, 98, 102 कंटिन्यूसली इसकी क्वार्टरली सेल्स बढ़ती जा रही है। और एक्सपेंसेस भी खैर वो जब सेल्स बढ़ेंगे तो आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। और अच्छी बात सबसे ये है कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता जा रहा है। ओपीएम इसका कितना है? ओपीएम इसका देखो 32 से अब आज के टाइम पे ये 43% का इसका ओपीएम है। और नेट प्रॉफिट सबसे किसी भी कंपनी में नेट प्रॉफिट, ये चीज मैंने आपको कल भी बताई थी, किसी भी कंपनी में नेट प्रॉफिट सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही है। और वैसे भी इनका धंधा ही ऐसा है कि इनको प्रॉफिट होना ही होना है। तो नेट प्रॉफिट में देखो 13, 8 ये है 2020-21 की, जिस टाइम की लोगों में इतने अवेयरनेस नहीं थी। तो अवेयरनेस लोगों में स्टॉक मार्केट के प्रति कब आई है? कोविड के बाद। तो ये कोविड के बाद की सिचुएशन है। धीरे धीरे सेल्समैन की इंक्रीजमेंट होती गई। नेट प्रॉफिट में जब सेल्समैन की इंक्रीजमेंट होगी तो नेट प्रॉफिट भी इंक्रीजमेंट होगा। 32%, 34% और आज के टाइम पे 57 करोड़ के नेट प्रॉफिट पर खड़े हैं। तो एक बार इसका चेक करते हैं, हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स चेक करते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या दिखता है? शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर जो कंपनी का एक तरह से मानो 50% जो पार्ट है वो प्रमोटर के पास है। प्रमोटर के पास टिका हुआ है इनका माल 50% के आसपास, और 1% माल डीआईस के पास है और 10% माल एफआईएस के पास है। और यहां भी देखो तो कंपनी से लगभग पब्लिक से हल्का हल्का माल छीना जा रहा है। अब पब्लिक में भी देखते हैं कि कोई ऐसा कोई बड़ा बंदा है कि नॉर्मल रिटेलर्स ही है। तो पब्लिक में चेक करते हैं। तो पब्लिक में ये गए सुप्रिया राठी, ये कोई बड़ी इन्वेस्टर है। इन्होंने लगभग 2% के आसपास का माल यहाँ पे ले रखा है। और ये रहा फिरोज अजीज, फैमिली कोई ट्रस्ट है, इसने 2% ले रखा है। तो लगभग टोटल अगर कैलकुलेट करो तो 7, 8%, एक लगभग 9% के आसपास का इनके पास है। तो 9 वहां था, 9 और एक 10, 11, 12 और 13 मान लो 13%, यहाँ 13% बड़े बड़े लोगों के पास है। और जो पब्लिक के पास है माल वो बचा है अभी इनके पास लगभग 27% के आसपास का। 27% के माल आसपास का है। कैलकुलेशन कर लेना। इंडिया के 3% लोग हैं स्टॉक मार्केट के अंदर और अभी इनफ्लो आना बाकी है, और लोगों का इनफ्लो आना बाकी है। इनफ्लो आने का सबसे पहला काम तो यही होता है कि आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। तो डीमेट अकाउंट ओपन करवाने के लिए लोग प्रेफर करते हैं एंजल, जरोदा, मेन जो ट्रेडिंग से आकर्षित होकर आ रहे हैं। तो लोग सबसे पहले ट्रेडिंग का जो बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा उसी पे जाने की कोशिश करेंगे, देन जरोदा और ये एंजल। और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए आनंद राठी, जो कि जॉब वाले हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि जॉब वाले हैं और नहीं करना चाहते, अपना पोर्टफोलियो हैंडल करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये स्टॉक्स हैं। इसी कंपनी है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। तो एचसीएल टेक का भी रिजल्ट कल शाम को आ चुका था। तो इसके रिजल्ट में क्या है कि कंपनी की जो रेवेन्यू और जो सेल्स है वो काफी अच्छी हुई है। तो 8% का जंप हुआ है। तो दोस्तों ब्लू चिप कंपनीज है, ये आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि ब्लू चिप कंपनीज है। तो इसमें जो आपका जो सेल्स रेवेन्यू है, ये इनका बिजनेस फैल चुका है। तो ये ऐसे धीरे धीरे करके अब एक ग्रो हो सकती है। अगर आपको अच्छी सेल्स और अच्छे रेवेन्यू चाहिए तो आपको इसके लिए स्मॉल कैप को तरफ विजिट करना पड़ेगा। तो ये एचसीएल टेक है। तो इसके अंदर देखो सेल्स 8% और कंटिन्यू इसके नंबर यहाँ 24 से 26 से अब ये 26,672 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। तो एबिटा में इसकी 9% की जंप है और नेट प्रॉफिट में 10% की जंप है। ईयर ऑन ईयर बेसिस इसकी नेट प्रॉफिट थी 3,531 करोड़ और अब हो चुकी है इसकी जिसका नेट प्रॉफिट जो आया है वो 3,883 करोड़। तो ईपीएस इसकी अच्छी है, बढ़ती जा रही है धीरे धीरे करके। पहले 12 थी, फिर 13 हुई, अब 14 हो चुकी है। तो एक बार इसको डिटेल में समझते हैं कि कंपनी के अंदर बिजनेस कहाँ फैले पड़े हैं, इसके कंपनी के मेन सोर्स क्या चीज है। तो ये आगे हम कंपनी की तरफ तो देखते हैं कंपनी का मेन जो सोर्स है वो कहां से आता है। तो कंपनी का जो मेन सोर्स है वो आता है इसका तो आईटी सेक्टर एंड बिजनेस सर्विस से इसका आता है 72%, इंजीनियर्स एंड आर एंड सर्विस से आता है इसका 16%, प्रोडक्ट एंड जो इसके प्लेटफॉर्म्स है उससे आता है इसका 12% का रेवेन्यू। तो आप देखते हैं कि ये कहां कौन से इसके जो एरिया वाइज जियोग्राफिकल जो स्प्लिट्स हैं वो कहां पर है। अमेरिका में इसकी 56% की जियोग्राफिकल स्प्लिट्स है और यूरोप में 27% का, इंडिया में 4% का। तो इस हिसाब से लगा सकते हो कि अगर अमेरिका में कोई प्रॉब्लम होती है तो इस कंपनी के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, बिकॉज इसका बिजनेस सबसे ज्यादा अमेरिका में ही है। इंडिया में ओनली सिर्फ 4% का है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाकी और वर्ल्ड को मिला के 13% का इसका बिजनेस है वहां पर। तो इसके देखते हैं, आप देखते हैं इसके नंबर चेक करते हैं, इसके नंबर्स कैसे आए हैं पे। ये आगे हम क्वार्टरली रिजल्ट पे। तो क्वार्टरली रिजल्ट में क्या देखने को मिलता है कि कंपनी धीरे धीरे करके ये ग्रो होती जा रही है। 2020 में 18 थी, 19, फिर 20, 22, 23, 24, 26 एंड 26,000 सीआर के पार है। और इसका जो ओपीएम देखें तो ओपीएम भी लगभग टिका हुआ है एक ही जगह।
तो कंपनी, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका एक बारी जब जब उनका बिजनेस एक जगह स्टैब्लिश हो जाता है तो उनकी जो ग्रो करने की जो स्पीड है ना वो चीज कम हो जाती है। बस उनका जो काम होता है अपने आप को मेंटेन करना रखता है, उनका काम अपने ऊपर मेंटेनेंस के ऊपर रखता है। वो सारा का सारा जो चीजें अपने प्रोसेस करते हैं कि उनकी मार्केट में इमेज ना खराब हो। और जो छोटी कंपनी है वो मार्केट में अपनी इमेज बनाने के लिए आती है, और ये कंपनियां आप अपनी इमेज रखने के लिए, एक जगह रखने के लिए काम करती है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो नेट प्रॉफिट देखो, इसका नेट प्रॉफिट 3,146 करोड़ से बढ़ा, फिर हुआ इसका एक टाइम पे 4 हुआ, इसका दिसंबर 2022 में 4 हुआ। अब एक ही जगह ये टिका हुआ है। जैसे मैंने अभी बोला कि कंपनी को अपना एक जगह के अपना एक इमेज बनाने के लिए उसको रोकना पड़ता है। तो इसकी ईपीएस देखो, तो सबसे अच्छी चीज इसकी ये है कि इसकी ईपीएस अर्निंग पर शेयर जो है इसकी वो चीज बढ़ती जा रही है। तो अर्निंग पर शेयर आप खुद ही देख सकते हो कि 11 थी, 11 से 14 हुई, फिर ये चीज 4 हुई। फिर ये उस टाइम का है जब कोविड जब खत्म हुआ था, जब इसका तो अमेरिका में सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला था। तो ये उस टाइम का इसका क्वार्टरली रिजल्ट है मार्च 2021 का, क्योंकि अमेरिका इससे कोविड से ज्यादा इफेक्ट हुआ था, इसी वजह से इसकी ये चीज आई है। फिर 11, 12, 13, फिर कंटिन्यूसली देखो, कंटिन्यूसली ग्रोथ रेट देखो, ग्रोथ रेट कितनी बेस्ट है इसकी। तो चलते हैं एक बार इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तरफ फोकस करते हैं। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में क्या है कि प्रमोटर के पास सबसे ज्यादा स्टेक इसमें प्रमोटर्स के पास है, लगभग 1/3 स्टेक इसका प्रमोटर्स के पास ही है। 60.33% कब से प्रमोटर ने अपना कब्जा कर रखा है इसी के ऊपर। तो एफआईज के पास 18% की है, एफआईज के पास 18%, डीआईएस के पास 15%, गवर्नमेंट के पास 0.02% की इक्विटी है, और अदर्स इनकम में पब्लिक में देखे तो 4% है। तो कंपनी क्यों नहीं चलेगी भाई? मेन इनका जो काम होता है वो पब्लिक को दूर रखना होता है, रिटेलर्स को दूर रखना होता है। तो वो चीज ये कंपनी कर चुकी है, इसीलिए ये कंपनी आज इतनी ग्रो हो रखी है, और इसमें पब्लिक की इक्विटी केवल ना के बराबर है, 4.63% के आसपास की। तो आज का अपना फोर्थ और आखिरी जो स्टॉक है वो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है। तो इसके भी नंबर्स आपको मार्केट ट्रेडिंग आवर्स में आज देखने को मिले। तो इसके नंबर्स, सेल्स तो कुछ भी नहीं हुई इसकी, लगभग जितनी थी उससे हल्की सी कम हुई है। तो और इबिटा में भी, एबिट में भी इसके गिरावट आया है, एबिट भी इसका गिरा हुआ है। और जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ी सी इंक्रीजमेंट हुई है, मतलब कि सेल्स उसने कम करी है, मगर जो करी है उसके अंदर थोड़ा सी इसकी ग्रोथ है। ईपीएस इसकी पहले से घटी है। और चल इसको समझते हैं एक बार डिटेल में समझते हैं। तो कंपनी है, कंपनी लगभग मान के चलो तो ये लार्ज कैप की कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। तो 1,34,426 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका 625 रुपए का, और बुक वैल्यू है 63 की। और सबसे अच्छी चीज ये है कि फेस वैल्यू इसकी 10 रुपए की है, यानी कि फ्यूचर में आपको ये बोनस और स्प्लिट दिखा सकता है। डिविडेंड यार्ड भी इसका 0.30% का ठीक ठाक है, और इंडस्ट्री पे 46 की है। आरओईसीएस की 9.56%, आरओई है 9.57%। तो चलते हैं आगे हम क्वार्टरली इसकी सेल्स ग्रोथ में। इसके सेल्स ग्रोथ में क्या है कि कंपनी 2020 में इसकी 16,518 करोड़ की इसकी सेल्स हुई थी, और ये इतना स्पाइक ये इसलिए आया है क्योंकि इस टाइम पीरियड के बीच में चीज देखो कि कोरोना आया था। तो कोरोना में सब अपनी अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे थे, अपनी हेल्थ पॉलिसीज करवा रहे थे, जिससे कि इनकी सेल्स काफी बिकी है। इनकी इंश्योरेंस जो है वो बहुत बिकी है, क्योंकि लोगों को एक डर लग गया था कि कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी जो फैमिली है वो तो सिक्योर रहेगी, या फिर मुझे अगर कुछ हो जाता है तो मेरा जो खर्चा आएगा हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, वो चीज मुझे आसानी से उठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए इतना स्पाइक इसमें देखने को मिला था। लगभग कितना स्पाइक था? लगभग 5,000 करोड़ के आसपास का स्पाइक था इसके अंदर। फिर आके नॉर्मली वो चीज हो गई, जब कोविड जब कंट्रोल होता गया तो सब नॉर्मल होता गया। फिर यहाँ पे सितंबर में आके फिर यहाँ पे ये सोच देखने को मिली। पिछली ईयर आप देखोगे तो ठंड में भी एक न्यूज आई थी कि कोविड दोबारा आ सकता है। ठंड में एक न्यूज हो रही थी कि कोविड दोबारा आ सकता है, इतने केसेस यहाँ मिले, इतने केसेस यहाँ मिले। तो सारा का सारा ये न्यूज बेस का इसका जो इसकी जो सेल्स वगैरह है, जो इंश्योरेंस सेल्स है, वो सब न्यूज बेस चली है। और ये 2019 में ये है, और अभी की जो इसकी सेल्स देखो कंटिन्यूसली ये इंक्रीज होते जा रही है। ये चीज अच्छी है, अच्छी चीज है। और अब बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट में देखें तो एक 328 करोड़ से 263 करोड़, तो कंपनी उस हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही जिस हिसाब से कंपनी को देना चाहिए। इंश्योरेंस वाली कंपनी है, उस हिसाब से इसकी कोई अच्छी ग्रोथ नहीं है, नहीं दिख रही है। मेरे पर्सनली व्यू के हिसाब से मुझे कोई अच्छी ग्रोथ इसमें नहीं दिख रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखो तो इसका माइनस में जा रहा है, -279%। और जो इसका ईपीएस है वो भी पिछले क्वार्टर से घट चुका है। और तो यही सब चेक करते हुए एक बार चलते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे चेक करते हैं, वहां कोई प्रॉब्लम ना दिखनी चाहिए बस। ये आगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे, शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या है कि लगभग प्रमोटर्स देखो डिक्रीज करते जा रहे हैं अपनी पोजीशंस को, 58, 53, फिर 50, मतलब कि धीरे धीरे प्रमोटर सरक रहे हैं। ये चीज हम इसको खराब नहीं कह सकते, बिकॉज क्योंकि जो प्रमोटर यहाँ से माल बेच रहा है वो माल जा रहा है एफआईज डीआईएस के पास, और पब्लिक के पास डीआईएस के पास कितना है 642%, वो टिके पड़े अपना। पहले 7 था, फिर धीरे धीरे माल हटाया। फिर अब इसमें क्या है कि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट ले रही है 8.85 से 9.16, 9.20, 14, 13, फिर ये देखो इसमें पब्लिक का इंटरेस्ट आ रहा है। और अदर्स भी अपनी मेंटेनेंस पे है।
तो अब मैं सबसे पहले तो आपको ये चीज देखनी है कि जो भी आप स्टॉक पिक कर रहे हो उसके अंदर पब्लिक की हिस्सेदारी कम होनी चाहिए या फिर समझो तो ना के बराबर होनी चाहिए। जब आपके वो स्टॉक के चलने के, अगर आप स्मॉल कैप में ले रहे हो तो जब आपके स्टॉक के चलने के चांस रहेंगे। सो दोस्तों आज की थी ये सारी अपडेट्स। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो भाई सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे, और लाइक कर दो ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।